नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरदार। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। खबरदार में आज सबसे पहले वैक्सीनेशन की फाइनल तैयारियों की हम बात करेंगे। कोरोना से निर्णायक लड़ाई में ये पूरे भारत का टेस्ट है। वैक्सीनेशन का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और अगर इंडिया मॉडल हिट रहा तो पूरी दुनिया को भारत रास्ता दिखाएगा। वैक्सीनेशन के लिए कौन से राज्य में क्या फाइनल तैयारियां हो रही हैं, वो 5 चुनौतियां क्या हैं जिनसे हमें पार पाना है, ये सब कुछ आज हम आपको बताने वाले हैं। इसके बाद हम आपको हरियाणा के करनाल में हुए हंगामे की तस्वीरें दिखाएंगे, जिनसे ये बड़ा सवाल उठा है कि किसान आंदोलन में अब अराजकता क्यों आ गई है। ये कौन से लोग हैं जो किसान आंदोलन का नाम लेकर इस तरह से बवाल कर रहे हैं, जिसमें मुख्यमंत्री के मंच को तोड़ दिया गया, हेलीपैड को तहस नहस कर दिया गया और मुख्यमंत्री को अपना दौरा रद्द करना पड़ा। लेकिन इस बवाल पर किसान संगठनों की क्या है दलील, ये भी आपको सुनाएंगे। इसके बाद हम आपको दिखाने वाले हैं एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, जिसमें लद्दाख में एलएसी पर भीषण ठंड के बीच सेना को ताकत देने वाली अच्छी खबर है। इस मोर्चे पर भारतीय सेना एक साथ 2 दुश्मनों से मुकाबला कर रही है। ये तमाम खबरें रखेंगे आपके सामने, लेकिन सबसे पहले बात वैक्सीन की। 5 दिन के बाद देश में वैक्सीनेशन की शुरुआत होने जा रही है। आपको भी इंतजार होगा, पूरी दुनिया की भी नजर है। वैक्सीनेशन के इंडिया मॉडल से दुनिया सीखेगी। सभी ये देखना और समझना चाहते हैं कि भारत जैसा बड़ा देश कैसे इतना बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाएगा। 30 करोड़ लोगों को टीका लगाने का टारगेट है और ये दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान है। पहले चरण में जिन्हें टीका लग रहा है, उनमें से अब तक 79 लाख से ज्यादा लोगों के नाम रजिस्टर्ड हो चुके हैं। 1-2 दिन में वैक्सीन खरीदने की औपचारिक प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। अगले कुछ दिन में वैक्सीन की सप्लाई भी शुरू हो जाएगी। वैक्सीनेशन के लिए ऊपर से नीचे तक सिस्टम और सप्लाई चेन पहले से ही तैयार हैं। करीब 6 लाख लोगों को ट्रेनिंग दी जा चुकी है। सही तरीके से वैक्सीनेशन शुरू करने के लिए 3 बार ड्राई रन हो चुका है। अलग अलग राज्यों में वैक्सीनेशन की तैयारियों को फाइनल टच दिया जा रहा है और इसी पर कल मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अहम मीटिंग होने वाली है। 16 जनवरी से मिशन वैक्सीनेशन की शुरुआत है और देश इसमें कोई भी कोर कसर, कोई भी कमी नहीं छोड़ना चाहता। देखिए, दुनिया आज सिर्फ भारत की वैक्सीन का इंतजार ही नहीं कर रही, बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम भारत कैसे चलाता है, इस पर भी नजरें हैं। दुनिया देखेगी और दंग रह जाएगी। इतना बड़ा संकल्प किसी ने नहीं किया, ना ऐसा साहस दिखाया, ना इस तरह की बड़ी तैयारी की, ना इस तरह से तुरंत फैसले लिए। 2 वैक्सीन को एक साथ मंजूरी दी गई। 2 हफ्ते में ही वैक्सीनेशन की डेट भी आ गई। वैक्सीनेशन का पूरा सिस्टम बना दिया। 3 बार इस सिस्टम को टेस्ट किया। वैक्सीनेशन के लिए देश भर में 61,000 प्रोग्राम मैनेजर बनाए गए हैं। टीका लगाने के लिए 2 लाख वैक्सीनेटर्स को ट्रेनिंग दी गई। 3,70,000 अन्य लोग वैक्सीनेशन टीम में हैं। दुनिया आज सिर्फ भारत की वैक्सीन का इंतजार ही नहीं कर रही, बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम भारत कैसे चलाता है, इस पर भी नजरें हैं। साथियों, इस वैश्विक महामारी के दौरान भारत ने जो सीखा है, वही अब आत्मनिर्भर भारत अभियान की प्रेरणा बन गया है। अब सिर्फ वैक्सीनेशन की तैयारियों को फाइनल टच देना बाकी है। अलग अलग राज्य अपने फिक्स टारगेट के हिसाब से 16 जनवरी से वैक्सीनेशन की तैयारियां कर चुके हैं। यूपी में 850 वैक्सीनेशन सेंटर पर टीकाकरण होगा। सबसे पहले 9 लाख हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन लगाई जाएगी। बिहार में करीब 300 सेंटर पर वैक्सीनेशन होगा। इसके लिए 4.5 लाख से ज्यादा स्वास्थ्य कर्मियों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। राजस्थान में 282 वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं। पहले चरण में 4.5 लाख हेल्थ वर्कर्स को टीका लगेगा। दिल्ली में 36 सरकारी और 53 प्राइवेट अस्पतालों सहित 89 जगहों पर वैक्सीनेशन होगा। 12 या 13 जनवरी तक दिल्ली में वैक्सीन पहुंच जाएगी। हर वैक्सीनेशन सेंटर पर करीब 100 लोगों को रोज टीका लगाया जाएगा।
पहले चरण में करीब 1 करोड़ हेल्थ वर्कर्स को टीका लगेगा। इसके बाद 2 करोड़ फ्रंट लाइन वर्कर्स की बारी आएगी। इन सबको टीका लगाने में 2.5 से 3 महीने लग सकते हैं और इसके बाद 50 साल के ऊपर के व्यक्तियों और उन लोगों का वैक्सीनेशन होगा जिन्हें गंभीर बीमारी है। दिल्ली सरकार ने 89 हॉस्पिटल्स को चिन्हित किया है, जिसमें से 36 गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं और 53 प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं। तो हमने अभी जो फर्स्ट स्टार्ट किया है वो सारे हॉस्पिटल्स में कर रहे हैं, क्योंकि साइट्स बहुत कम थी। शुरू हमने तैयारी तो 1000 तक की हुई है, तो 89 साइट्स हैं, सारे के सारे हॉस्पिटल्स में हैं और 16 तारीख से इसको स्टार्ट किया जाएगा। 16 जनवरी से वैक्सीनेशन के बारे में प्रथम फेज के कहा गया है। राजस्थान में जैसा हमने कहा कि जिस तरह से तैयारियों को हमने अंतिम रूप दिया है, क्योंकि वैक्सीनेशन एक निरंतर प्रक्रिया है। पहले से ही अधिकांश तैयारियां तो हमारी रहती है, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे हमारी तैयारी की बात हो, वो ज़्यादातर तैयारियां तो हमारी होती है, पहले से ही है। 13 तारीख उस दिन जो कार्यक्रम बनाया गया है, हम पूरी तरह से उसको अमल करेंगे। हेल्थ वर्कर हों, कोविड वॉरियर हों, सभी लोगों को पूरी तरह से महाराष्ट्र में वैक्सीन लगाने की तैयारी पूरी है और निश्चित रूप से सफलतापूर्वक उसे हम अंजाम देने का काम करेंगे। बहुत बड़ी उपलब्धि हिंदुस्तान के लिए। हमारे जो साइंटिस्ट हैं, मैं उनको धन्यवाद करूंगा। ये इंसानियत के लिए एक बहुत बड़ी इस मौके पे नेमत बन के आ रही है, क्योंकि बहुत देर से इंतज़ार की जा रही थी और सेंट्रल गवर्नमेंट ने ड्राई रन्स वगैरह भी पूरे कर लिए सारे स्टेट्स में। तो अब इसका फ़ायदा जो इंसानियत को मिलने वाला है, उसकी जितनी तारीफ़ करिए, जितनी उसके लिए धन्यवाद करिए, वो कम है। वैक्सीनेशन शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री सब तैयारियों को खुद देख रहे हैं। सोमवार को मुख्यमंत्रियों के साथ उनकी अहम मीटिंग है। वैक्सीन को मंजूरी देने के बाद ये मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम की पहली मीटिंग है। हर राज्य में तैयारी और पूरी प्रक्रिया को लेकर वो मुख्यमंत्रियों से बात करेंगे। कई राज्यों ने मुफ्त टीकाकरण की मांग की है। वैक्सीनेशन से पहले ये भी बड़ा मुद्दा है। आज तक ब्यूरो। कल प्रधानमंत्री की बैठक पर सबकी नजर होगी, क्योंकि वो मुख्यमंत्रियों से बात करने वाले हैं और इससे पहले फ्री वैक्सीन का मुद्दा उठ गया है, क्योंकि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने राज्य में सभी को फ्री वैक्सीन का ऐलान कर दिया है। पश्चिम बंगाल में चुनाव भी हैं, तो सवाल ये भी उठे कि क्या वोट के लिए वैक्सीन को हथियार बनाया जा रहा है। बिहार चुनाव में भी ऐसा दांव खेला गया था, लेकिन इस तरह की राजनीति भारत में वैक्सीनेशन के लिए चैलेंज है, क्योंकि अगर आपस में खींचतान होगी तो इतना बड़ा अभियान सफल नहीं हो पाएगा। वैसे भी टीकाकरण अभियान में भारत के लिए चुनौतियां कम नहीं हैं। इन चुनौतियों से हम सबको पार पाना है। देश ने जितना बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम बनाया है, उतनी ही बड़ी चुनौतियां भी हैं, क्योंकि 30 करोड़ लोगों को जुलाई तक टीका लगाना ये मामूली बात नहीं है। बड़ी चुनौती वैक्सीन की सप्लाई है। भारत ने वैसे तो 2 वैक्सीन को मंजूरी दे दी है, लेकिन वैक्सीनेशन में मुख्य वैक्सीन सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड ही है, जिसकी 2 डोज 4 हफ्ते के अंतराल में लगेंगी। यानी पहले चरण में वैक्सीन की 60 करोड़ डोज की जरूरत होगी। सीरम के पास अभी 5 से 7 करोड़ डोज का स्टॉक है और जुलाई तक वो 50 करोड़ डोज और बनाएगा। इसमें दूसरे देशों को भी सप्लाई करने का कमिटमेंट है। जब वैक्सीन की कमी पड़ने की आशंका से ब्रिटेन जैसे देश में 2 डोज की जगह पर ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन की 1 डोज दी जा रही है, तब भारत जैसे बड़े देश के लिए तो चुनौतियां और बड़ी होंगी। भारत ने दोनों वैक्सीन को यही देखकर अप्रूव भी किया था कि इन दोनों वैक्सीन का रखरखाव आसान है। इन्हें 2 से 8 डिग्री के तापमान में सामान्य फ्रीज में भी रखा जा सकता है, लेकिन वैक्सीन की डिलीवरी में कोल्ड चेन पॉइंट अहम है। भारत में करीब 29,000 कोल्ड चेन पॉइंट्स हैं और इनमें आधे से ज्यादा कोल्ड चेन पॉइंट्स
और 40% उपकरण सिर्फ 6 राज्यों में है। बाकी जगहों पर अतिरिक्त उपकरणों की जरूरत होगी और ये बड़ी चुनौती है। वैक्सीनेशन में एक बड़ी चुनौती ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और मॉनिटरिंग की भी है। वैक्सीनेशन की पूरी प्रक्रिया ऐप और पोर्टल के जरिए की जा रही है। ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन नहीं है। ड्राई रन में कई दूर दराज के इलाकों में नेटवर्क और इंटरनेट की दिक्कतें आईं, क्योंकि भारत में कुल मिलाकर सिर्फ 36% इलाके तक ही इंटरनेट की पहुंच है। वैक्सीनेशन में यह बड़ी चुनौती आगे हो सकती है। वैसे तो वैक्सीन पर भारत में इस तरह की कोई बड़ी हिचक कभी नहीं रही। पहले भी भारत ने सफल टीकाकरण अभियान किए हैं, लेकिन कोरोना वैक्सीन पर जिस तरह की अफवाहें फैल गईं और जिस तरह से इसके प्रभाव पर सवाल उठाए गए, जिस तरह से इससे डर दिखाया गया, इन सब का असर वैक्सीनेशन प्रोग्राम पर न पड़े तो ही अच्छा है। लेकिन वैक्सीनेशन पर सबसे बड़ी चुनौती तो वो राजनीति है जो वैक्सीन को मंजूरी मिलने के दिन से लेकर वैक्सीनेशन शुरू होने के पहले भी चल रही है। पीएम की मीटिंग से एक दिन पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में सबको फ्री वैक्सीन का ऐलान कर दिया। इस पर अब खूब राजनीति हो रही है। कि प्रधानमंत्री जी ने घोषणा कर चुके हैं हर भारतीय के लिए फ्री में वैक्सीन मिलेगा, तो बंगाल क्या अलग है देश से क्या? ना कि यहाँ कोई अलग वैक्सीन का आविष्कार हुआ है। तो केंद्र सरकार की जितनी योजनाएं हैं सबका नाम बदल करके ममता बनर्जी अपने नाम पर चलाती हैं। फ्री वैक्सीन को चुनावी हथियार बनाने की कोशिश बिहार चुनाव में भी की गई थी और ममता बनर्जी के फ्री वैक्सीन के ऐलान को बंगाल चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। सबको फ्री वैक्सीन देने और टीकाकरण का खर्च केंद्र सरकार द्वारा उठाने की मांग कई ऐसे राज्य कर रहे हैं जहां विपक्ष की सरकारें हैं और ये वैक्सीन पर राजनीति का नया राउंड है। आज तक ब्यूरो। वैसे कोरोना से लड़ाई में भारत दुनिया की उम्मीद बन चुका है। वैक्सीन के सप्लाई से लेकर वैक्सीनेशन के मॉडल तक पूरी दुनिया की नजर भारत पर है। ब्राजील ने भारत से कोरोना वैक्सीन की 20 लाख डोज मांगी है और इसके लिए वहां के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। पड़ोसी देश भी वैक्सीन पर भारत की तरफ उम्मीदों से देख रहे हैं। इसीलिए भारत को हर हाल में वैक्सीनेशन की परीक्षा में सफल होना है और ये तभी होगा जब सब साथ मिलकर काम करेंगे और वैक्सीनेशन की सारी चुनौतियों को ध्वस्त करेंगे। खबरदार में अब बात करनाल में हुए हंगामे की। वहां हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर किसान पंचायत करने वाले थे, लेकिन किसान संगठनों ने उनके विरोध प्रदर्शन की तैयारी कर रखी थी। तय यह था कि आंदोलनकारी सांकेतिक विरोध करेंगे, लेकिन यह वादा टूट गया और करीब 5000 लोगों ने सीएम की महापंचायत को घेर लिया। मंच को उखाड़कर फेंक दिया गया। हेलीपैड को तहस नहस कर दिया गया। विरोध प्रदर्शन पर उतरे किसानों पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले छोड़े गए और पानी की बौछार भी की गई। इस बवाल का नतीजा यह हुआ कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने दौरे को रद्द कर दिया। सीएम ने इस पर क्या कहा और किस तरह से करनाल में यह पूरा हंगामा हुआ, उसकी एक तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। एक तरफ किसान, दूसरी तरफ हरियाणा पुलिस। तस्वीर देखिए, किसी जंग के मैदान की तरह है। पुलिस आंसू गैस के गोले दाग रही थी, ठंड के बीच वाटर कैनन चला रही थी। किसान कभी आगे बढ़ते, कभी पीछे हटते। पुलिस से आंख मिचौली का खेल शुरू हो गया। करनाल के कैमला गांव को किसानों ने घेर लिया। आंसू गैस और वाटर कैनन की परवाह नहीं। सीएम के हेलीपैड को उखाड़ फेंका गया। मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर जहां उतरना था, उस हेलीपैड को भारी नुकसान पहुंचाया गया।
भारी आक्रोश से भरे किसानों ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की किसान महापंचायत रैली को तहस नहस कर दिया। जिस मंच पर मुख्यमंत्री को आना था, उसकी कुर्सियां उछाल दी गई, बांस बल्लों को उखाड़ फेंका गया, मंच पर किसानों का कब्जा हो गया। किसानों की इस बवाल और प्रशासन की नाकामी का अंदाजा तब होगा जब रैली की तैयारी और बर्बादी की तस्वीर की तुलना करें। मुख्यमंत्री के सजे हुए मंच को देखिए, भारी पुलिस बल की तैनाती देखिए और फिर उस तस्वीर पर नजर डालिए जो किसानों के आक्रोश का सबूत है। पुलिस की पूरी नाकेबंदी की हवा निकल गई। भारी पुलिस बल की तैनाती के बावजूद किसानों को नहीं रोका जा सका। करनाल की घटना न केवल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं बल्कि भाजपा शासित केंद्र सरकार के लिए भी आंखें खोल देने वाली है। जिस तरह से इन कुर्सियों पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के नाम लिखे गए थे और बाद में प्रदर्शनकारियों ने इन कुर्सियों का और भारतीय जनता पार्टी सरकार का मंच का ये हाल किया, उससे साफ है कि किसानों को केंद्र के 3 नए कृषि कानूनों में संशोधन मंजूर नहीं है। उनको सिर्फ कानून रद्द करवाने हैं और वो इसी पर अड़े हुए हैं। किसानों ने काले झंडे दिखाए और सीएम और पीएम के खिलाफ नारेबाजी की। सवाल पूछे कि जब दिल्ली में सरकार से किसानों की वार्ता चल रही है तो मुख्यमंत्री की किसानों से महापंचायत क्यों हो? किसानों ने साफ कर दिया कि वार्ता के बीच किसी भी कीमत पर हरियाणा के मुख्यमंत्री की महापंचायत नहीं होने देंगे। पूरे हरियाणा प्रदेश में ये आह्वान किया गया है, कोई भी बीजेपी का मंत्री या मुख्यमंत्री या विधायकों का कोई प्रोग्राम है जिसमें वो किसानों की बात करने आ रहे हैं और काले कानूनों को ये कहने आ रहे हैं भी ये अच्छे हैं, उसका हम हर स्तर पर विरोध करेंगे। कहीं भी हरियाणा में बीजेपी की किसान चौपाल या किसान महापंचायत नहीं होने देंगे। नतीजा, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अपना कार्यक्रम रद्द कर दिया और आरोप लगाए कि किसानों तक सरकार की कृषि नीति न पहुंचने देने के लिए कुछ लोगों ने गुंडागर्दी और हुड़दंग का रास्ता अपनाया है। इस आंदोलन के पीछे अगर हाथ है तो मैं समझता हूं कांग्रेस पार्टी का बड़ा हाथ है, कम्युनिस्टों का बड़ा हाथ है। तो ये सारे लोगों को भी इस बात का ध्यान में आता है कि ये कोई तौर तरीका नहीं है, क्योंकि कांग्रेस के लगातार वक्तव्य इस प्रकार के आ रहे हैं, उकसाने के सबके सामने हैं, और जो नेता इनके जितने भी आंदोलन पर बैठे हैं और जो बातचीत में भी जाते हैं वो सब कम्युनिस्ट विचारधारा के हैं। सरकार और बीजेपी इस आंदोलन के पीछे राजनीतिक ताकत देख रही है, लेकिन किसान नेता बोल रहे हैं कृषि कानून रद्द करो, आप राज करो, हम खेती करेंगे। हम तो ये कहें कि आप अपना राज करो, हमें ना इलेक्शन लड़ना और ना किसानों की पॉलिटिकल पार्टी से कोई लाभ और हानि होगा। किसानों की जीत होगी आंदोलन करने से। आप हमारे जो 3 बिल है ये वापसी ले लो, एमएसपी पे कानून बना दो, आप अपना राज करो, किसान अपना खेती करे, हमारी आपकी कहीं की लड़ाई भाई। राजनीतिक ताकत का इशारा कांग्रेस की तरफ था, तो कांग्रेस ने भी राजनीतिक जवाब ही दिया। ये तमाम नेता और ये तमाम मिनिस्टर्स, इनको शर्म नहीं आती कि जो अंधाता है उसको आपने सड़कों पर बैठा रखा है और आप उसकी बात सुनने को तैयार नहीं है, एमएसपी पर बोलने को तैयार नहीं है, और हर बार मुलाकात में एक ही बात सामने आती है, कानून नहीं हटेंगे। कानून कहीं ऊपर से आया है क्या, आसमान से? यहाँ पे अगर कोई किसान जो इन काले कानूनों का विरोध कर रहा है, उनको इन पंचायत में जाने से क्यों रोका जा रहा है? तो ये पंचायत नहीं हुई है, इसको आप पंचायत नहीं कह सकते। राजनीतिक बयानबाजी के बीच सच्चाई ये है कि दिल्ली के बॉर्डर पर हजारों किसान बैठे हैं। 8 दौर की सरकार से उनकी बातचीत बेनतीजा रही है और अब तक कोई हल नहीं दिख रहा। सवाल उठता है कि ये गतिरोध क्यों नहीं टूट रहा? अगर दोनों पक्ष अपने अपने रुख पर अड़े रहे तो रास्ता निकलना भी नहीं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या इसका रास्ता अब सुप्रीम कोर्ट से ही निकलेगा? करनाल से मंजीत सहगल के साथ आज तक ब्यूरो। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब मिलना अभी बाकी है। वैसे आज दिल्ली में बॉर्डर पर बैठे किसानों के संयुक्त मोर्चे ने एक अहम बैठक की है।
इसमें 40 किसान संगठन के नेता शामिल रहे। बैठक में कल होने वाली सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पर चर्चा हुई है। बैठक के बाद किसानों ने बयान जारी किया। इस बयान में कहा गया कि केंद्र सरकार किसानों के मुद्दे पर हल निकालने की जिम्मेदारी से बच रही है। सरकार सुप्रीम कोर्ट को राजनीतिक ढाल बनाना चाह रही है। किसान नेताओं के बयान में कहा गया है कि किसानों के आंदोलन में सुप्रीम कोर्ट की कोई भूमिका नहीं है। ये सवाल राजनीतिक है और इसका हल भी राजनीतिक नेतृत्व को ही हल करना चाहिए। कल यानी कि 11 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में कृषि कानूनों को रद्द करने पर अर्जी पर सुनवाई होनी है, लेकिन किसान नेता इसका निपटारा कोर्ट से बाहर सरकार के स्तर पर कराना चाहते हैं। इसके अलावा आज की बैठक में किसानों ने आंदोलन को तेज करने पर भी विचार किया है। पंजाब में बीजेपी नेताओं का विरोध तेज होगा। किसान 13 जनवरी को देश भर में किसान संकल्प दिवस मनाएंगे। लोहड़ी के मौके पर किसान तीनों कानूनों की प्रतियां जलाएंगे। 15 जनवरी को किसान और सरकार के बीच अगले दौर की बैठक होगी। आप देख रहे हैं खबरदार। पिछले 9 महीनों से भारत चीन रिश्तों पर पड़ी बर्फ अभी तक नहीं पिघली है। भारतीय सेना के लिए लद्दाख सियाचिन जैसा मोर्चा बन गया है। चीन से मुकाबला करने के लिए भारतीय सेना पूरी तरह तैयार है। सेना चीन और -20 से -40 डिग्री की ठंड दोनों से ही मुकाबला कर रही है। यही कारण है कि सैनिकों को LAC पर हाई एल्टीट्यूड और सुपर हाई एल्टीट्यूड में रहने के लिए सेना की हैबिटेट फैसिलिटी तो पहले ही पहुंच गई। अब DRDO के डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ फिजियोलॉजी एंड अलाइड साइंसेज के वैज्ञानिकों ने भी कुछ ऐसे उपकरण तैयार किए हैं जो जमा देने वाली भीषण ठंड में लाइफलाइन से कम नहीं है। ये रिपोर्ट देखिए। शून्य से 40 डिग्री नीचे का तापमान हो या फिर जमा देने वाली बर्फीली हवा, जवान LAC के पास निगरानी चौकियों पर मुस्तैद है। चीन की घुसपैठ के बाद LAC के कायदे कानून बदल गए हैं। अग्रिम निगरानी चौकियां ना तो पीछे हटी हैं और ना ही जवान। ठंड का अंदाजा इन सैटेलाइट तस्वीरों से लगाइए। ये देखकर किसी की भी कपकपी छूट जाएगी। 25 दिसंबर को पूर्वी लद्दाख की पेंगोंग त्सो झील जमनी शुरू हुई। 4 जनवरी आते आते झील का ज्यादातर हिस्सा जम गया। इन सैटेलाइट तस्वीर से ठंड का अंदाजा लगाया जा सकता है। इस हाल में भी हमारे वीर सैनिक सरहद पर तैनात हैं, यानी वो एक साथ 2 दुश्मनों से लोहा ले रहे हैं, एक चीन और दूसरा मौसम। ऐसे में मुकाबले के लिए हौसले के साथ साथ तैयारी की भी जरूरत है। DRDO ने जवानों की चौकियों को गर्म रखने के लिए एक खास तरह की बुखारी को डिजाइन और विकसित किया है। मौसम जैसे दुश्मन से निपटने के लिए DRDO ने कई खास तरह के उपकरण तैयार किए हैं जो कि शून्य से नीचे के तापमान में जवानों को स्वस्थ रखने के काम करेंगे। सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं बुखारी। अभी तक जो खासतौर से शून्य से नीचे के तापमान में जो बुखार इस्तेमाल की जाती थी वो काफ़ी बड़ी होती थी और उसमें कई तरह की दुर्घटनाओं की संभावना होती थी, लेकिन DRDO ने एक बिल्कुल नई तरह की बुखारी तैयार की है। DRDO ने लद्दाख मोर्चे पर सैनिकों के लिए इसे खास तौर पर तैयार किया है। हल्का और छोटा होने की वजह से ऊंचाइयों पर जहां इसे ले जाना आसान है, वहीं ये पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित भी है। बुखारी मिट्टी के तेल से चलती है। नए बुखारी में तेल की खपत भी पहले से कम होने वाली है। हानिकारक गैसों से भी छुटकारा मिलेगा। नई बुखारी रूम हीटर की तरह काम करेगी, जो सैनिकों को ठंडे में राहत देगी। इन ठंडे इलाकों में बिना हीटर के रहना संभव नहीं है। अगर जो कन्वेक्टिव होती है वो पूरे रूम में एयर सर्कुलेट करता है, तो इसमें ये लेके एक चार्ज कंट्रोलर है इसमें, इससे जो है फैन को ये मूव कर रहा है। फैन मूव करने से जो है पूरे रूम में जो है आपका ये एयर सर्कुलेट। पुरानी बुखारी के मुकाबले में देखें जो इस्तेमाल कर रही है अभी, क्या बड़ा इसमें अंतर है? उसमें वो रेडिएटिव थी खाली, तो वो पूरा रूम को हीटिंग नहीं करती थी, बट ये पूरा रूम को हीट कर रहा है। ब्लास्ट नहीं हो रहा है इसमें। परंपरागत बुखारी की जगह नई बुखारी लगाने से रोजाना 10 करोड़ रुपए यानी साल भर में 3,650 करोड़ रुपए की बचत होगी। सेना ने हाल ही में इस नई बुखारी के लिए 420 करोड़ के ऑर्डर दिए हैं। इसमें हमें 3 एडवांटेज हैं इसमें। एक तो इसमें ऑयल कंजम्पशन जो है जो वो ऑलमोस्ट हाफ हो जाता है, तो उसमें बहुत सारा हम सेविंग कर सकते हैं ऑयल की, क्योंकि जो आप हाई एल्टीट्यूड पर जब जाते हैं तो कॉस्ट जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है उसकी जो ऑयल की बहुत ज़्यादा होती है। दूसरी इसमें जो बात है कि इसमें आपका
कोई भी नॉक्सियस गैस जो कार्बन मोनोऑक्साइड जिससे जो बहुत सारी कैजुअलिटी होती थी वो नहीं होती आज की डेट में। चुमार डैम चौक पर LAC का वो इलाका जहां सर्दियों में 40 फीट तक बर्फ जम जाती है और तापमान -40 डिग्री तक चला जाता है। हड्डियां जमा देने वाली ठंड से मुकाबला करने के लिए भारतीय सेना के लिए एक खास क्रीम भी तैयार की है। एलोकल नाम की ये क्रीम फ्रोस्ट बाइट और कोल्ड इंजरी से बचाने का काम करेगी। ये क्रीम है और ये नॉर्दर्न कमांड हर साल इसको 3.5 लाख जार खास तौर से जो जवान इस वक्त हमारे लद्दाख से लेकर अरुणाचल सरहद पर शून्य से कई डिग्री तापमान में और खासतौर से 12,000 से लेकर 18,000 और 20,000 फीट की ऊंचाई पर बर्फीले मौसम में तैनात हैं, उनके लिए खास तौर की क्रीम जो उनके फ्रॉस्ट बाइट यानी कि जो कोल्ड इंजरी सर्दियों से होने वाली जो बीमारियां हैं उससे बचाने का काम करेगी। पूर्वी लद्दाख में LAC पर इस बार सर्दियों में 50,000 भारतीय सैनिक तैनात हैं। जवानों के लिए हालात आसान करने के लिए उनके रहने की सुविधाओं को अपग्रेड किया गया है। इतनी ठंड में पीने का पानी रखना और खासकर जमने से बचाना एक बड़ी चुनौती है। लिहाजा DRDO ने बर्फ से पानी पिघलाने के लिए सोलर स्नो मेल्टर तैयार किया है। ये सोलर स्नो मेल्टर 1 घंटे में बर्फ से 5 लीटर पानी बना सकता है। हाई एल्टीट्यूड के अंदर पानी की काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है क्योंकि सभी जगह स्नो होती है, तो स्नो को हम केरोसिन बर्नर पर मेल्ट करके और फिर ड्रिंकिंग के लिए और अदर पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। तो ये सोलर स्नो मेल्टर जो डिज़ाइन किया गया है वो सोलर एनर्जी पे काम करता है। इस मटेरियल के थ्रू हम सोलर एनर्जी को अंदर की तरह ट्रैप करते हैं। यहाँ पे एक कॉपर का हीट एक्सचेंजर डिज़ाइन किया गया है जो कि सोलर स्नो को अकोमोडेट कर पाए, और वो जो सोलर एनर्जी आई है उसको हम यूज़ करते हैं टू मेल्ट दिस स्नो टू कन्वर्ट इनटू वाटर। फिर वो जो पानी है वो नीचे 5 लीटर का एक टैंक बना हुआ है जो कि 5 लीटर के टैंक में स्टोर हो जाता है, और यहाँ पे एक टैप लगा हुआ है जिससे हम उस पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं पीने के लिए। -20 से -40 डिग्री की हड्डियां तक जमा देने वाली ठंड में भारतीय सैनिकों का हौसला और शरीर गर्म रखने के लिए LAC पर ये स्मार्ट कैंप बनकर तैयार है, जिनमें 14,000 फीट की ऊंचाई पर बिजली, पानी जैसी आधारभूत सुविधाएं तो हैं ही, अब जवानों को एक खास तरह की पानी का बोतल भी मिल सकता है। ये बोतल 0 से नीचे के तापमान में पानी को जमने से बचाता है। ये डिपास ने एक जो है इकोनॉमिकली डिजाइन फ्लेक्सिबल वाटर बोतल बनाई है। ये BPA फ्री है, फूड ग्रेड मटेरियल है इसमें, और मेडिकल ग्रेड मटेरियल है, फ्लेक्सिबल है। इसका जो टेम्परेचर है इसमें आप -50 से 100 डिग्री तक जा सकते हैं टेम्परेचर। तो ये कहीं भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा इसमें एडवांटेज है, इसमें डिटैचेबल वाटर फिल्टर है, दो लेयर वाटर फिल्टर है। इसको आप पानी कहीं भी भर के आराम से इसको आप यहाँ से करके उसको यू कैन ड्रिंक वाटर लाइक दिस। लद्दाख में LAC पर इस बार मौसम चाहे कितना भी सर्द हो, लेकिन माहौल में गर्मी कम होने की संभावना थोड़ी कम ही दिख रही है। ऐसे में जरूरी है कि भारतीय सेना की तैयारी पूरी हो, ठंड और चीन दोनों दुश्मनों से निपटने में कोई कमी ना रहे। मंजीत नेगी, दिल्ली आज तक। और अब खबरदार में बात उस डर्टी गेम की जिसे पूरा देश जिसकी वजह से गुस्से में है। ऑस्ट्रेलिया में भारतीय क्रिकेट टीम को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। सिडनी टेस्ट के दौरान भारतीय खिलाड़ियों पर नस्लीय कमेंट किए जा रहे हैं। 3 दिन से लगातार यही हो रहा है। जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज को अपशब्द कहे जा रहे हैं। 2 दिन से हमारे खिलाड़ी स्टेडियम में आए उन ऑस्ट्रेलियाई फैंस की शिकायत कर रहे हैं जो नस्लीय टिप्पणी कर रहे हैं। आज लगातार दूसरे दिन खिलाड़ियों ने शिकायत की तो 6 दर्शकों को स्टेडियम से बाहर किया गया। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने माफी मांगी, लेकिन क्या बात यहीं पर खत्म हो जाएगी? और कौन ये सुनिश्चित करेगा कि ये घटनाएं फिर से नहीं होंगी? ये तस्वीरें जेंटलमैन गेम की छवि को तार-तार करने वाली हैं। ये तस्वीरें ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट चलाने वालों के मुंह पर तमाचा है। सिडनी टेस्ट के चौथे दिन 87वां ओवर शुरू होने को था। सिराज फाइन लेग से आते हैं, अपनी टीम से बात करते हैं। पॉल राइफल और पॉल विंसन से शिकायत करते हैं कि तीसरे दिन की तरह ही उन पर फिर नस्लवादी फब्तियां कसी जा रही हैं और गालियां दी जा रही हैं। खेल रुक जाता है और मैच ऑफिशियल रेंट वीकेंड की ओर बने स्टैंड की ओर बढ़ते हैं।
कुछ ही पलों में वहां सुरक्षा अधिकारी भी पहुंच जाते हैं और स्टैंड में उन दर्शकों की पहचान करने में जुट जाते हैं जो ऑस्ट्रेलिया में रहते हुए ऑस्ट्रेलिया की बदनामी करने पर तुले थे। कुछ ही पलों में 6 दर्शकों को स्टेडियम छोड़ने का फरमान सुना दिया जाता है और न्यू साउथ वेल्स पुलिस मामले की जांच में जुट जाती है। चौथे दिन का खेल खत्म हुआ तो भारतीय खिलाड़ियों ने खुलासा किया कि सिडनी में उनके साथ ऐसा बुरा बर्ताव अरसे से होता रहा है। I'd like to point out something. I've been coming. This is my 4th tour to Australia, and Sydney, especially here, has been. We've had a few experiences even in the past, and I think 1 or 2 times even the players have reacted and have got into trouble in the past, and that's not because of the player. It is actually because of the way the crowd has been speaking, especially the people on the lower. Lower tier of the stands. They have been quite nasty. They have been hurling abuses as well. But this is a time where they've actually gone one step higher and used racial abuses. मामले ने तूल पकड़ा तो भारतीय क्रिकेट के दिग्गजों ने भी नस्लीय टिप्पणियों की कड़ी निंदा की। कप्तान विराट कोहली ने ट्वीट कर कहा, नस्लीय अभद्रता कतई स्वीकार नहीं। बाउंड्री लाइन पर जो हुआ वो शर्मनाक है। ये उपद्रवी व्यवहार की हद है। मैदान में ऐसा होना गलत है। इस मामले को तुरंत गंभीरता से लेना चाहिए और गुनहगारों के खिलाफ तुरंत एक्शन होना चाहिए। ये बहुत दुखद घटना हुई, कल भी हुई, आज भी हुई, और ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए किसी भी ग्राउंड पर। क्या होता है कि भारत में नहीं होता है, पर आप प्रदेश जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज, तो वहाँ पे अल्कोहल अलाउड है। अल्कोहल की सेल होती है, दारू की सेल होती है, और इसी की वजह से शायद जब दारू आप जो प्रेक्षक लोग आते हैं वो जो शायद सुबह या लंच टाइम से शुरू करते हैं, तो जब शाम का वक्त आता है, टी टाइम के बाद का वक्त आता है, तो फिर वो थोड़ी सी जब चढ़ जाती है तो फिर लोग कुछ भी कहते हैं, पर ये बिल्कुल ठीक बात है नहीं। रेशियल अब्यूज हो या सिर्फ अब्यूज हो, वो बिल्कुल होना नहीं चाहिए, क्योंकि खिलाड़ी खेलने के लिए आए, खिलाड़ी ये सुनने के लिए नहीं आए। खिलाड़ियों को आप जरूर आप गाली दे सकते हैं, कि गाली मतलब आप जब ताली देते हैं, जब सफलता होती है, तो गाली मतलब आप उनको बू कर सकते हैं कि उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस नहीं की, पर गाली देना ये जैसे कि हमें सुनाई दे रहा है कि इस तरह के शब्दों का उपयोग किया था, ये तो बिल्कुल गलत बात है। साल 2008 के चर्चित मंकी गेट के अहम किरदारों में से एक हरभजन सिंह ने भी ट्वीट कर सिडनी में बुरे बर्ताव की कड़ी आलोचना की। ऑस्ट्रेलिया में खेलते वक्त मैंने निजी तौर पर अपने धर्म, रंग और बाकी चीजों के बारे में काफी कुछ सुना है। ये पहला मौका नहीं है जब दर्शक इस तरह बदतमीजी कर रहे हैं। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने भी इस घटना पर खेद जताया है। बोर्ड के हेड ऑफ इंटीग्रिटी और सिक्योरिटी शॉन केरल ने कहा, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया इस तरह के भेदभाव वाले बर्ताव की कड़ी निंदा करता है। अगर आप नस्लवाद में शामिल हैं तो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट आपको स्वीकार नहीं करेगा। इस ताजा विवाद की जांच जारी है, लेकिन शर्मनाक ये है कि ऑस्ट्रेलिया के मैदानों में भारतीय खिलाड़ियों का ध्यान बटाने और उन्हें बेइज्जत करने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज तक ब्यूरो। क्रिकेट में इस तरह की हरकतों की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। ऑस्ट्रेलिया में जो हो रहा है उससे कैप्टन विराट कोहली भी गुस्से में हैं। उन्होंने कड़े एक्शन की मांग की है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सचिव जय शाह ने क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से बात की है और ये कहा है कि इस तरह की हरकतें कतई बर्दाश्त नहीं है। लेकिन ये ध्यान रखना होगा कि ऑस्ट्रेलिया में ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। जब भी हमारे क्रिकेटर वहां जाते हैं तो उन्हें निशाना बनाया जाता है। हमने हरभजन सिंह से बात की, जिनके साथ ऑस्ट्रेलिया में ऐसा हो चुका है। उन्होंने जो बताया वो तो और ज्यादा हैरान करने वाला है। जितनी ये हम मुल्कों की बात करते हैं, इनमें जब जब मैंने दौरे किए हैं, बाउंड्री लाइन पे मुझे बहुत बार ऐसी बातें सुनने को मिली है जो मैं शायद कैमरा के आगे आपको बता नहीं सकूंगा। और एक और बड़ी अच्छी बात उन्होंने ये बताई कि वहाँ पे जो दारू लोग पीते हैं, जो दर्शक मैच देखने आते हैं, वो दारू इतनी पी लेते हैं, वो एकदम अपने नशे में बंद हो जाते हैं। मैं आपको सीधे शब्दों में अगर बताऊं तो उसके बाद उनको दोपहर के बाद पता नहीं चलता है कि किस तरीके से बिहेव करना है। मैच का आनंद लेने की बजाय वो किसी प्लेयर के ऊपर ऐसी टिप्पणियां करते हैं, ऐसी गाली गलौज करते हैं जो शायद मैं आपको यहाँ पे बता नहीं सकता हूँ। बट ये 2008 में जो हुआ था मेरे साथ,
वो तो एक अपने आप में बहुत बड़ी कहानी बन गई थी कि मेरे और एंड्रू सैमंड के बीच में जो हुआ था। पर उसके बावजूद जब मैं जहाँ मैदान में मेलबर्न या सिडनी या कहीं पे भी उसके बाद मैं क्रिकेट खेला हूँ, वहाँ मुझे पूरे के पूरे स्टेडियम में कहीं भी जाता था तो बहुत से ऐसे शब्द सुनने पड़ते थे जिसको शायद मैं कभी जिंदगी भर सुनने के लिए मतलब मेरे कान बंद करने पड़े। तो बड़ी मुश्किल वाले दौरे होते हैं। कोरोना को जड़ से खत्म करने के लिए 16 जनवरी से वैक्सीनेशन की शुरुआत होने जा रही है, जिसको लेकर एक अलग तरह का उत्साह भी देखने को मिल रहा है। लेकिन जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे। खबरदार में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।